किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं जीपी विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी ये कार्यक्रम में आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को हैं। हेलो। आओ जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अपन को बोल रहे भैया? सर उपाध्याय, ग्राम सत्तारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है। बताओ भैया, अब खेती किसानी में क्या हो रहा है? और सर गेहूं दूसरा बहुत हो सर, तो वो समय पे पानी खाद नहीं दे पाओ। अच्छा। तो वो में जल्दी बाल न करे आई वो के लाने ऐसा कोनो बताओ कि पोषक लोग को आगे सही हो जाए। तो दूसरा का है बहुत तो भैया गेहूं? अरे अब सर थोड़ा बिर्रा होगा तो सर। बिर्रो होगा तो? जी सर। और किस्म कौन सी लगाई भैया? पूछा तेजस। अच्छा अच्छा। तो में क्या समस्या आ रही है अब? सर का है वो दूसरा बहुत तो थोड़ा लेट होगा तो। हाँ। और समय पे खाद पानी नहीं देवो तो बाल जल्दी निकल आइए। अच्छा। तो ऐसी कोनो पोषक हो तो बताओ आप जी में उत्पादन सही होगा। बिल्कुल भैया, आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। उपाध्याय जी, आपने लेट बोया है, अभी कितने महीना भर का हो गया? अब सर वो तो 45 दिन को होगा। ठीक है, तो अभी क्या उसमें गबोट पे नहीं आया होगा? नहीं समय पे खाद पानी नहीं डालते में वो आपके पास। तो उसमें एक काम करो, पानी तो आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे ही आपका खेत सूखने को हो और आप पानी देते जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि किस समय पानी देना है। ये देखना है कि मिट्टी ऊपर से सूख रही है और फसल मुरझाने लगे तो आप पानी दें। और यूरिया की टाइप ड्रेसिंग कर दें बढ़वार के लिए, है ना। 2 बार यूरिया देना पड़ेगा। पानी लगाने के बाद फिर आप इसको टाइप ड्रेसिंग कर दें और उसके बाद फिर दूसरा पानी जब लगाएं तो दे दें। यदि पोटास हो तो पोटास की मात्रा भी आप जो है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको छिड़क देंगी तो निश्चित तौर से बाली में अच्छा दाना पड़ेगा। और थोड़ा सा उपज तो कम होगी निश्चित तौर से, लेकिन कवर कर सकते हो, अभी समय है। समय पर पानी देते जाएं और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जरूर कर दें। सर यूरिया कैसे डालते हैं? पहले पानी बाद में खाद से पहले खाद बाद में पानी? ये देखिए, अगर आप स्प्रिंकलर से दे रहे हैं पानी, जब आप स्प्रिंकलर से 5 घंटे सिंचाई करने के बाद और उसमें थोड़ी से हमारा पाँव खबने लगे तो उसके 2 घंटे बाद यूरिया को दें। अगर आप पहले यूरिया दे देते हैं तो ज़्यादा लीच कर जाता है, जड़ों से नीचे पहुंच जाता है। इसलिए आप यूरिया तुरंत 2 घंटे बाद जैसे ही आपने पानी लगाया और यूरिया को छिड़क देंगे तो निश्चित तौर से उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसलिए यूरिया देने के लिए अच्छा समय है कि पानी के 2-3 घंटे बाद ही आप यूरिया को दे देते हैं। और बहते पानी में तो पहले कदापि ना दें। जैसे बहा करके आप पानी लगा रहे हैं तो पहले यूरिया ना दें। उसमें भी थोड़ा सा जब पानी खेत में ससक जाए और आपको मिट्टी लगे, पानी में चलने में मिट्टी लगने लगे, उसी समय यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि यूरिया जल्दी घुलनशील होता है और जल्दी अंदर चला जाता है और जड़ों से नीचे पहुंचने का कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए यूरिया का छिड़काव अच्छी नमी होने पर ही करें। ठीक है उपाध्याय जी। ठीक है साहब, जयराम जी। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो। आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर। नमस्ते भैया, अपन को बोल रहे हैं? बोले लोधी। भोले भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। कहाँ से बोल रहे हैं? ग्राम खिरिया। अच्छा अच्छा। तो क्या चल रहा भैया किसानी में अब? मसूर पटन लगी। मसूर पटन लगी? हाँ। अच्छा अच्छा। और चना को क्या हाल है भैया? ऐसा चना की फसल कैसी है? चना तो सर कति फूल लाए। अच्छा, कछु फूल है, मतलब देरी से बुआई करी थी। हाँ। तो बताओ भैया, आज ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहिए आपको? सर भिंडी लगाना है हमारा। भिंडी लगाने हैं? हाँ। अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाना है भैया भिंडी? 1.5 एकड़ में। चलो भैया, आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। जी बोले भैया, बहुत अच्छे समय पर आपने ये बात की है। मसूर पटने लगी है, मसूर के खेत खाली हो रहे हैं और जिनके खेत खाली पड़े हैं, भिंडी का उचित समय है।
वो अभी से लेकर के मार्च तक भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और उसमें उन्नत किस्में हैं जो परभनी है, क्रांति है, अर्का है, अभय है, BR-05 है, 6 है, अनामिका है। और इन किस्मों को अगर आप लगाते हैं तो निश्चित तौर से अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। रोग से बचाव के लिए थायोमिथाक्जाम और इमिडाक्लोप्रिड 1.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर उपचारित करके बोएंगे तो निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। भिंडी फरवरी से मार्च तक लगाई जा सकती है और उन्नत किस्म के आप अगर बीज बोते हैं तो निश्चित तौर से इसमें फायदा होगा। 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पची हुई सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में मिलाएं और इसको जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही अगर आप बोते हैं और इसके लिए रोगों से बचाव हेतु थायोमिथाक्जाम और इमिडाक्लोप्रिड का 1.5 ml प्रति किलो की बीज के हिसाब से अगर आप इसका उपचार करके और प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलो बीज का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। सही समय है, अच्छी तरह से खेत की बखरनी करके अच्छी तरह से खेत को तैयार करके आप जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं। ठीक है भोले भैया। जी सर, धन्यवाद। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्नारो, आओ अब सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। और बीत रही शरद ऋतु लगत है बसंत, रसवारी के भौरा रे। अरे बीत गई शरद ऋतु लगन है बसंत, रसवारी के भौरा रे। बीत गई शरद ऋतु लग गई बसंत, रसवारी के भौरा रे। आमन की डार, हाँ हाँ आमन की डार करे कोयल किलकंत, रसवारी के भौरा रे। बीत गई शरद ऋतु लगत है बसंत, रसवारी के भौरा रे। भरो है पराग कली कली रसवंत, अरे भरो है पराग कली कली रसवंत, रसवारी के भौरा रे। बीत गई शरद ऋतु लगन है बसंत, रसवारी के भौरा रे। डंका मनोज जू को बजो दिग दिगंत, अरे डंका मनोज जू को बजो दिग दिगंत, रसवारी के भौरा रे। अरे बीत गई शरद ऋतु लगत है बसंत, रसवारी के भौरा रे। छोड़ के अकेली रमा, छोड़ के अकेली रमा, अरे छोड़ के अकेली रमा जइयो ना अंत, रसवारी के भौरा रे। बीत गई शरद ऋतु लगत है बसंत, रसवारी के भौरा रे। अरे आमन की डार करे कोयल किलकंत, रसवारी के भौरा रे।
बीत गई शिशिर ऋतु लगत है बसंत रसवारी के भौरा रे। बीत गई शिशिर ऋतु लगत है बसंत रसवारी के भौरा रे। हेलो। जयराम बच्चा। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जिला सागर, तहसील जयसीनगर, ग्राम बसंतपुर से लोचन भैया बात कर रहा है। लोचन भैया, का हाल चाल है? सब ठीक है सर, पानी चल रहा हो गया हूँ। गेहूं में पानी चल रहा है? अच्छा। रज्जू भैया बोल रहे हैं आप? बिल्कुल भैया, आपने बिल्कुल ठीक पहचान लो भैया हमें। क्या कह रहे थे सर? हाँ। हमारे भटा के पेड़े में लगे हैं सफेद मच्छर। अच्छा। रस चूसक से चूस रहे हैं रस। हाँ हाँ। तो हम जैविक तरीका बूझ रहा है सर से कि नीम को जो उबाल के गौमूत्र को काढ़ो बना के अच्छा। डाल देवे। कितनी जगह में लगाए भैया भटा? लगे सर आधो एकड़ में। आधा एकड़ में? हाँ। और फसल कितने दिन की हो गई? फसल तो वह हो गई कम से कम 40 दिन। चलो भैया, आपको ये बारे में जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। जी जी भैया, भटा की फसल आपने लगाई है, फूल आ गया होगा? फूल आने लगा? आ गए, फल भी आ गए, फल लगे हैं। ठीक है। रस चूसक कीट लगे हुए हैं, इसके लिए पहले तो आप एक काम करें, पहले तो आप जो है देसी दवाई का जो जैविक है उसका उपयोग करें। राख ले लें, अच्छी तरह से छान लें, और 1 किलो राख में आप जो है 25 ml मिट्टी का तेल मिला करके अच्छी तरह से उसको मिला करके और उसको भुरक दें। उससे भी आपके रस चूसक कीट भाग जाएंगे। या नीम का तेल या नीम की पत्ती का अर्क निकाल लो। नीम की पत्ती का घोल एक आप बाल्टी में 10 लीटर बाल्टी में नीम की पत्ती 5 किलो नीम के पत्ते डाल करके उसका 24 घंटे उसको डला रहने दें, और जो उससे रस अर्क निकले उस पानी को छिड़क दें, इससे भी उसका कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जब इनसे कंट्रोल ना हो तो फिर इमिडाक्लोप्रिड या कोई भी आप जो है आपकी रासायनिक दवा कोई भी लेकर के जो बाजार में उपलब्ध हो रस चूसक कीट के लिए, आप उसमें उपयोग करके पहले आप जो है जैविक दवा का उपयोग करें, क्योंकि ये सब्जियों वाली मामला है। इसलिए इनको नीम का तेल है, नीम की पत्ती है, निबोली है, या और आपका राख का उपयोग करके इसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर रासायनिक दवा आप कोई भी एक ले करके और इसको। सर जी, हम क्या पूछ रहे थे आपसे? हाँ। कि हमने 5 किलो नीम उबाली है, 2 किलो गौमूत्र डाला है। अच्छा। और इसकी उबालने की विधि कितनी देर तक में चालू हो जाएगा ये तैयार? और 2 किलो गौमूत्र लेना है कि भैंस का भी चल जाएगा मूत्र इसमें? गौमूत्र में ला करके उसको भी आप छिड़क सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने अच्छा बताया, गौमूत्र का भी उपयोग अपन कर सकते हैं। तो ये जैविक दवा हो जाएगी, आपको भी खाने में भी और सब्जी तोड़ने में भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो जो कितने देर में उबाल के तैयार हो जाएगा समय? इसको ज्यादा से ज्यादा ये देख लो कि अर्क आ जाए, ये ज्यादा से ज्यादा उसको 15-20 मिनट है ना, 20 मिनट तक उबाल दे। और इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जीवामृत मिला करके दोनों काम करता है। ये दवा का भी काम करता है और इसमें आपका खाद का भी, पोषक तत्वों का भी काम करता है। 10 किलो आप गोबर ले लें और 10 लीटर गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र ले लें। 1 किलो मिट्टी जो है आप बरगद के नीचे की ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें और 1 किलो बेसन। इन सब को आप 50 लीटर पानी में पहले अच्छी तरह से मिला करके और फिर 200 लीटर पानी में इसको डाल दें, और इनको जो है कम से कम 72 घंटे तक घड़ी की सीधी दिशा में एक लकड़ी से घुमाते रहें, छायादार की जगह में रखें। और 2 दिन तक अगर इनको आप जो इस तरह से मिश्रण बना करके, और फिर इसमें क्या करें, इस मिश्रण के साथ साथ आप जो है नीम की पत्ती और निबोली का भी उपयोग कर सकते हो, नीम का अर्क मिला करके। तो ये दोनों काम करेगा, पोषक तत्व का भी और आपके जैविक दवा के रूप में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो फसल के लिए बहुत अच्छा जीवामृत जो है जैविक है ये, और इसके लिए आप जो है खाद के रूप में भी, पोषक तत्व के रूप में भी और दवा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नीम का तेल या नीम की पत्ती का जैसे अर्क निकाला आपने, वो इसको अपन 200 लीटर पानी में 1 लीटर ये मिला देते हैं या 2 लीटर मिला देते हो। ज़्यादा भी मिला देते तो नुकसान नहीं करेगा।
और इस तरह से जीवामृत का घोल अगर हम जड़ों में और उसके पत्तों पर भी डाल देते हैं तो इससे हम बहुत क्या बोल रहे थे सर जी? हाँ बताओ भैया। कि भैंस को मूत्र भी चल जाए इनमें दवाइयों में? देखिए, भैंस का मूत्र नहीं बताया गया है वैज्ञानिक या जैविक पद्धति में। देसी गाय, जी देसी गाय का गोमूत्र ही चलता है और देसी गाय का गोमूत्र लेकर ही हम जो है अगर उसका उपयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है ना जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दी। ठीक है लोचन भैया। जी सर, जयराम जी। जयराम जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो किसान सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, अपन को आ बोल रहे? हम गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोंद राजघाट से। अच्छा, गंधर्व भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। जी सर। तो बताओ भैया, क्या हो रहा है खेती किसानी में? खेती में सर प्याज है वो पीली पड़ रही है। अच्छा। जी सर, और 2-3 पेड़े हैं तुलसी के। हाँ। तो उनमें मियाँ सी लग रही, पत्ती लेते और सूख जाते। अच्छा। जी सर। तो प्याज भैया वो की रोपाई करें कितने दिन हो गए? ओके भाई, हमें सर 20 दिन। 20 दिन भाई हैं? जी। मतलब थरा तो तैयार करो तो ना? जी। हाँ हाँ हाँ। चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। देखिए क्या है, आपने कितने दिन हो गए प्याज लगाए हुए। अगर आपने थरा से प्याज लगाई है तो 15 दिन तक उस पर असर रहता है और वो जैसे ही सेट हो जाएगी ज़मीन में और जड़ें पकड़ेंगी तो धीरे धीरे ये हरी हो जाएगी और ज़्यादा उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और पानी की आवश्यकता हो तो पानी दे दें। ठीक है ना। और जहाँ तक तुलसी की बात है तो तुलसी में म्याऊं लग रही है तो उसके लिए आप एक काम करें, नीम का तेल या नीम की पत्ती का घोल अथवा गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र का और नीम की पत्ती के घोल का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि तुलसी के ऊपर हम रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। राख का भी प्रयोग कर सकते हैं। राख आप छान लें अच्छी तरह से लकड़ी की और उसमें 1 किलो राख में 25 ml मिट्टी का तेल अच्छी तरह से मिला करके, ये सब्जी भाजी पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है या कोई अन्य जो पौधे लगे हुए हैं, अगर म्याऊं लग रही है जैसे सेम भी है उसमें भी म्याऊं आ रही है तो राख का प्रयोग करने से भी ये ठीक हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसी राख पड़ती है तीखी रहती है, क्षारीय होती है और उसके शरीर पर पड़ने से उसका शरीर फट जाता है और म्याऊं समाप्त हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जैविक दवाओं का सब्जी में और इनमें प्रयोग करें। जब कोई इनसे उपाय ना हो तब रासायनिक दवा का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनते हैं बद्री प्रसाद खरे को गाओ भाव जो लोकगीत। खेती करो रे नए चाल की, ओ किसान भैया, ओ किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, खेती करो नए चाल की, ओ किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। अरे नए नए बीज नए औजारन, नए नए बीज नए औजारन, जैविक खाद कमाल की, किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। नई नई तकनीकें आ गईं, मोरे मने मशीनें भागईं, नई नई तकनीकें आ गईं, मोरे मने मशीनें भागईं, नई चलन के हर और नारी चला खेत में कला बता रही, नई चलन के हर और नारी चला खेत में कला बता रही, उलट पलट माटी हो जावे, उलट पलट माटी हो जावे, झंझट गई 2 साल की, किसान भैया,
खेती करो रे नए चाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। घूरे पे को खाद डाल लो, घूरे पे को खाद डाल लो, फिर खेतन में बखर काढ़ दो, फिर खेतन में बखर काढ़ दो। पहले पानी के परतन ही उमदा उमदा बीज डाल दो, पहले पानी के परतन ही उमदा उमदा बीज डाल दो। आर पार हरियारी दिखबे, आर पार हरियारी दिखबे, सुधर जाए सब माल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। नई चाल को आओ जमानो, कारबार सब छोड़ पुरानो। नई चाल को आओ जमानो, कारबार सब छोड़ पुरानो। नई रंगत को काम काज कर भैया मोरी बात जमानो, नई रंगत को काम काज कर भैया मोरी बात जमानो। सरकारी सुविधा सहायता, सरकारी सुविधा सहायता, निकरी सब भोपाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। बीच खेत में बोर करा लो, बीच खेत में बोर करा लो, हल्ला जो घन घोर मचा लो, हल्ला जो घन घोर मचा लो। बनिया मेड़ सबई बंधवा के अपनी खेती खूब सजा लो, बंदिया मेड़ सबई बंधवा के अपनी खेती खूब सजा लो। निरंकार निरखो ठाणे हो, निरंकार निरखो ठाणे हो, छठा भूमि गोपाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की। नए नए बीज नए औजारन, नए नए बीज नए औजारन, जैविक खाद कमाल की किसान भैया, खेती करो रे नए चाल की, खेती करो रे नए चाल की। और विश्वकर्मा जी कार्यक्रम समापन की तरफ है। एक पहले हम आपसे जानबो चाहते हैं कि अबे ये समय अपने किसान भैया बिना रहे कौन कौन से खेती किसानी के सामयिक कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और फरवरी का माह चल रहा है, मसूर जहाँ तहाँ उखड़ने लगी है, किसान पक करके और ये मसूर पक चुकी है और कुछ खेत खाली हो रहे हैं। मैंने इस तरफ बंडा तरफ भी देखा, कुछ चने की फसल भी लगभग पकने को तैयार है। तो ऐसे जैसे सभी खेत जो खाली हो रहे हैं उनमें हम ग्रीष्मकालीन फसलें को लगा सकते हैं, जिसमें आप उद्यान की फसलें भी हैं और आपकी मूंग है, जैसे आपका सोयाबीन भी कुछ लोग बोते हैं। ये कुछ इस तरह के जो है इनकी बुआई की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा सीजन है। मूंग की बुआई अभी आप 15 मार्च तक कर सकते हैं जी। 15 फरवरी से 15 मार्च तक अच्छा समय है। अगर हम लेट होते हैं तो निश्चित तौर से टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा उसमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग स्टेज है उसमें फूल मरने लगते हैं और हमारी फली कम उतरती है जी। इसलिए बहुत अच्छा समय है। जो खेत खाली हो चुके हैं और जो मसूर पट गई है उसको तैयार करके, या जो पहले से खेत खाली पड़े हुए हैं उनको तैयार करके, यार किसान मूंग लगाना चाहते हैं तो मूंग की बोनी कर सकते हैं। हम जो उन्नत किस्में आपको बता रहे हैं उसमें रोग निरोधी किस्में हैं ये, और पीला मोजेक वायरस और पायरी मिल्ड्यू नहीं लगता है इसमें। जैसे पूसा बैसाखी
मोहिनी, पंत मूंग, ML1, वर्षा, सुनैना, जवाहर 45, जवाहर 3, कृष्णा 11, पंत मूंग 3, अमृत। ये 60 से 70 दिन की फसलें हैं जी। और समय से अगर हम बो देते हैं तो निश्चित तौर से अच्छा उत्पादन मिलता है। और इसमें क्या है कि ये सभी उन्नत किस्में, ये रोग निरोधी किस्में हैं। और जवाहर मूंग जो 3 है वो ग्रीष्म और खरीफ में दोनों में बोई जा सकती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। इसमें हम 10 से 15 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो अभी समय चल रहा है इसमें हमें लौकी लगा सकते हैं, कद्दू है जी जी, आपका, करेला है, तोरई है, खीरा है, टिंडा है। इनकी बुआई करके आप 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसको बोनी कर सकते हैं। ये जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं इनका अच्छा समय है, अच्छी तरह से खेत को तैयार कर लें और 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर खाद, अगर बची हुई खाद मिलाकर के हम इन फसलों को लगाते हैं तो निश्चित तौर से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। एक ध्यान जरूर रखना है कि हम इन फसलों के जो बीज हैं उनको थायोमेथाक्साम जो रोग निरोधी दवाइयाँ हैं उनको जो, और आपका इमिडाक्लोप्रिड, ये दोनों को मिला करके 1.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर हम बुआई करते हैं तो फफूंद से बचेगी, सड़ने से बचेगा बीज और जर्मिनेशन अच्छा होगा जी। और इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें और 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बीज, ज़्यादा गहरा ना डालें। अगर गड्ढे बना रहे हैं तो गड्ढे के चारों ओर ऐसी नाली बनाएं इसके किनारे किनारे जिससे उससे नमी मिलती रहे और सिंचाई का विशेष प्रबंध करें जब तक ये अच्छी तरह से जर्मिनेशन इनका नहीं हो जाता है। तो इन बातों को अगर ध्यान रखें। दूसरा, पर हेक्टेयर हम नाइट्रोजन 60 kg और स्फोर जो है 30 kg और पोटास 50 kg अगर प्रति हेक्टेयर की अच्छी तरह से खेत में मिला देते हैं तो फिर हमें अन्य और खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है। समय से अगर हम बोनी करते हैं तो इन फसलों से अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता है। भिंडी का भी समय चल रहा है, भिंडी भी आप बो सकते हैं और भिंडी फसल लगाने के साथ साथ आपको अच्छी आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। समय से अगर भिंडी का आप बुआई कर देते हैं तो इनसे भी आपको बहुत अधिक, जैसे किस्में जो रोग निरोधी किस्में हैं, परभनी, क्रांति, अर्का, अभय, ये किस्में जो भिंडी की किस्में हैं इनको आप फरवरी से मार्च तक भिंडी को लगाया जा सकता है। जो रोग निरोधी किस्में हैं वो हैं आपकी परभनी, क्रांति, अर्का, अभय, BRO 5, 6, अनामिका, थायोमेथाक्साम और इमिडाक्लोप्रिड दवा से अगर हम इसका उपचार करके बीज को बोते हैं तो निश्चित तौर से अच्छा अंकुरण प्राप्त होगा और रोग भी नहीं लगेंगे उसमें। बीज दर जो इसमें हमें रखना है प्रति हेक्टेयर 20 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर बीज हम भिंडी का बो सकते हैं और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखेंगे तो निश्चित तौर से अंकुरण बहुत अच्छा होगा। पची हुई गोबर की खाद का जरूर इस्तेमाल करें जिससे बहुत अच्छा जर्मिनेशन और बढ़वार भी अच्छी होती है। तो विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा और उपयोगी जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि आज के ये कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे GP विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो तो हेमंत तिवारी और आदिल खान ने। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी और कार्यक्रम को संयोजन है तो दीपक निषाद को। और यही के संगे अब आप सब जनों से आज्ञा ले रहे हैं। जय राम जी की।